नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल उद्देश्य यूपी पीएससी में। पॉलिटी सीरीज में हम फंडामेंटल राइट्स डिस्कस कर रहे थे और इससे पहले वाले लेक्चर नंबर 11 में हमने फंडामेंटल राइट्स को समझा था, फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स समझे थे और आर्टिकल 12 एंड 13 के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम लेक्चर नंबर 12 में राइट टू इक्वालिटी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारा बेसिक फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी। और इसमें हमारे फंडामेंटल जो आर्टिकल्स कवर होते हैं वो होते हैं आर्टिकल नंबर 14 टू आर्टिकल नंबर 18। 14 से 18 तक आपके कवर होते हैं राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल्स। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 14 की। तो आर्टिकल 14 में ये लिखा गया है कि स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन equality before law and equal protection of law within the territory। ठीक है, अब इसको आप समझते हैं कैसे। ये भारत की एक टेरिटरी है, ठीक है, और स्टेट क्या है? स्टेट हमने लेक्चर नंबर 11 में डिस्कस किया था आर्टिकल नंबर 12 में। तो सपोज ये आपकी टेरिटरी है, ठीक है, तो इसके अंदर जो भी व्यक्ति हैं उनको इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ गारंटीड है। ठीक है, और गारंटीड किसके थ्रू है? जुडिशरी के थ्रू, ठीक है, कोर्ट के थ्रू। अगर इस टेरिटरी के बाहर इसके अधिकारों पे कोई आपत्ति आती है या विपदा आती है तो हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ अपनी टेरिटरी के लोगों के लिए जिम्मेदार है। अब इसमें फॉरेनर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे पीपल की बात हो रही है, सिटीजन की बात नहीं हो रही। राइट टू इक्वालिटी और फंडामेंटल राइट्स कुछ फॉरेनर्स को भी मिले हुए हैं, ठीक है, उसमें से राइट टू इक्वालिटी भी है हमारे पास फॉरेनर्स के लिए। ठीक है, तो टेरिटरी के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आगे। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, पहले इसको समझ लेते हैं। ये इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है आपका, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया गया है या अडॉप्ट किया गया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो हमने लिया है वो लिया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या कहता है कि लॉ के सामने, कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं, किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, ऑफिशियल हो, नॉन ऑफिशियल हो, बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। न्याय की देवी की आंखों पे पट्टी बंधी है, उसको कुछ नजर नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ सबूत और गवाह नजर आएंगे। ठीक है, और डॉक्यूमेंटेशन नजर आएगा, इसके अलावा और कुछ नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये होती है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इस कॉन्सेप्ट से थोड़ा बहुत जो नेचर निकल के आता है वो आता है नेगेटिव नेचर। ठीक है, नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या कहता है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये कहता है कि सेम सर्कमस्टांसेस पे सेम तरह का न्याय दिया जाएगा और डिफरेंट सर्कमस्टांसेस पे डिफरेंट जजमेंट दी जाएगी। कैसे? समझिए इस बात को। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। एक चोर ने पुलिस वाले को गोली मारी, ऑफेंस किया उसने, ठीक है, तो जाहिर सी बात तो उसको सजा दी जाएगी। वहीं अगर एक पुलिस वाले ने एक अपराधी को गोली मार दी, ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ केस बदल गया, सर्कमस्टांसेस सेम है लेकिन परिस्थितियां अलग है। ठीक है, एक क्रिमिनल को मारना पुलिस के द्वारा जस्टिफाइड है, वो कोर्ट में आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन एक क्रिमिनल का पुलिस ऑफिशियल को मारना वो जस्टिसेबल नहीं है किसी भी तरीके से। ठीक है, अगर उसने फायर किया है तो पुलिस वाले को ये अधिकार है वो अपने सेल्फ डिफेंस में उसको शूट कर सकता है, वो करता है। ठीक है, अभी चर्चित आपने देखा होगा विकास दुबे कांड कानपुर का। ठीक है, तो उसमें क्या था, पुलिस वालों पे हमला हुआ था, पुलिस वालों ने उसको भी मार दिया, पुलिस वालों को तो रिवॉर्ड मिल गया, उसको सजा मिल गई।
ऑफ लॉ, मतलब लाइक शुड बी ट्रीटेड अनलाइक, ठीक, अलग तरीके से, मतलब सेम सर्कमस्टांसेस में जरूरी नहीं है कि एक ही तरीके का न्याय सब पे थोपा जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसमें आता है कुछ पॉजिटिव सेंस, तो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट इसमें कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अब जैसे छोटा सा बच्चा है, उससे कोई अपराध हो जाए, ठीक है, तो क्या उसको सजा वही मिलेगी जो एक शातिर अपराधी को या एक वालिक अपराधी को मिलेगी? नहीं, वो मिलनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। किसी बच्चे से भूलवश अगर कोई अपराध हो गया है तो वो उसके लिए जुवेनाइल कोर्ट है, वो अलग है, ठीक है, उसकी प्रक्रिया अलग है पूरी। जबकि 18 साल से ऊपर का वालिक अगर कोई अपराध कर रहा है तो उसके लिए सजा का प्रावधान अलग है, ठीक। तो ये है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक। आई होप अब आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पर एक फिर बात निकल जाती है रूल ऑफ लॉ, ठीक है। रूल ऑफ लॉ क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति, ये एक तरीके से बाउंडेशन लगाता है स्टेट पर, स्टेट की आर्बिट्री पावर्स को लिमिट कर देता है। रूल ऑफ लॉ क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति अनलेस एंड अनटिल उसने कोई कानून न तोड़ा हो तब तक उसको सजा नहीं दी जा सकती, ठीक है। अ पर्सन कैन नॉट बी पनिश्ड अनलेस एंड अनटिल ही ब्रीचेस द लॉ। कोई कानून का उल्लंघन करेगा तो ही आप उसको सजा देंगे ना। कोई राजशाही थोड़ी ना चल रही है कि आज राजा का मन किया आज उसको टांग दो, वो टंग गया, मर गया बेचारा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक ब्रिटिश जूरिस्ट है A.B. डाइसी, ठीक है, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ में आपका रूल ऑफ लॉ निकल कर आता है और उसमें ये कहा गया है कि जब तक कानून का उल्लंघन नहीं होगा तब तक आप उसको व्यक्ति को सजा नहीं दे सकते, ठीक। और रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट सामने किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, अमीर हो गरीब हो सबके लिए कानून समान है, ठीक। और बेसिक स्ट्रक्चर है ये हमारा, इसको अमेंड नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन में कोर्ट ने ये कहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर होने की वजह से रूल ऑफ लॉ में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं हो सकता। वरना सरकार ने अगर इसको अमेंड कर दिया तो अपने हिसाब से कानून बना लेगी, किसी को उठा के जेल में डाल दे, गोली मार दे, कोई मतलब नहीं है, चाइना हो जाए और इंडिया, ठीक है। अब हमने दोनों ही कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किए हैं। ब्रिटेन में तो आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ है, अमेरिका में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने दोनों ही को अडॉप्ट किया है और ये व्यवस्था करी है कि जो भी जज होगा वो केस टू केस प्रेफर करेगा कि वो इक्वालिटी बिफोर लॉ के साथ जाएगा या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के थ्रू जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, और ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है हमारे पास, ठीक। तो ये आर्टिकल 14 है। अब देखिए यहाँ पे सब समान हो गए, उनके सामने कानून के सामने सब बराबर है, लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कुछ एक्सेप्शंस की, ठीक है। अब एक्सेप्शंस क्या है, ठीक, सलमान खान वाला एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है, कुछ अलग है। एक्सेप्शंस क्या है, अपवाद क्या है कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स ऑफ स्टेट, ठीक है, जितने भी गवर्नर्स हैं आपके स्टेट के और प्रेसिडेंट जो है हमारे, इनको कुछ प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज मिली हुई है। क्या मिली हुई है? एक तो इनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस नहीं हो सकते जब तक ये पद पर आसीन है अपने, ठीक है, क्रिमिनल केसेस नहीं हो सकते। सिविल केसेस नहीं हो सकते, सिविल केसेस हो भी सकते हैं तो उस केस में जब आप 2 महीने का प्रायर नोटिस उनको देंगे, ठीक है, 2 मंथ नोटिस आपको पहले देना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन प्रोसीड सिविल केसेस, ठीक है। क्रिमिनल केसेस कोई भी गुंजाइश यहाँ पे नहीं है, उनके ऊपर नहीं हो सकते जब तक वो पद पर रहते हुए, ठीक है। किसी भी कोर्ट में ये आंसरेबल नहीं है, मतलब इनको आप कोर्ट में ले जाकर इनसे जवाबदेही नहीं कर सकते, इनके जो भी एक्ट होंगे वो कोर्ट में आंसरेबल नहीं है, ठीक है। तो कोर्ट केसेस से भी ये बचे हुए हैं। कौन? प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स। छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ, कल्याण सिंह है, ठीक है, कल्याण सिंह अभी है आपके गवर्नर हैं और अयोध्या मामले में उन पर केस चल रहा है, तो जब तक वो गवर्नर बने रहेंगे तब तक उनके ऊपर कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती, वो कोर्ट जा ही नहीं सकते, कोर्ट उनसे सवाल जवाब कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो थोड़ी सी प्रिविलेजेस मिल जाती है, वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पर, ठीक है। अब
लोकसभा, राज्यसभा या विधान परिषद में जो भी मेंबर्स हैं आपके, ठीक है, उसकी जो कार्रवाई है वहाँ पर जो रिपोर्ट रखी गई है, जो भी बात कही गई है, उन बातों को अगर कोई व्यक्ति पब्लिश कर देता है या उसकी रिपोर्ट छाप देता है अखबार में या सोशल मीडिया पर व्हाट्सएवर, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी आप क्रिमिनल केसेस या सिविल केसेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो बेसिकली सही बात बोल रहा है, कोई गलत बात थोड़ी ना बोल रहा है भाई। जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं आपकी, जो भी कार्यशैली हुई है, जिसमें वहाँ पर जो भी रिपोर्ट रखी गई है, उसके आधार पर उसने वो बात छाप दी है, कोई झूठ बात थोड़ी ना बोली है, ठीक है। तो आप ऐसे लोगों को भी इम्यूनिटी मिली हुई है कि उनके खिलाफ सिविल केसेस या क्रिमिनल केसेस नहीं होंगे। दूसरा, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये जो लोग हैं, ये जब अपने पार्लियामेंट में या विधानसभा में या विधान परिषद में जो भी बात कहेंगे, उन बातों के ऊपर इनके ऊपर केस नहीं हो सकता। एम्बेसडर्स, डिप्लोमेट्स एंड सोवरेन फॉरेन रूलर्स अगर इंडिया में आते हैं और इनसे कोई एक्ट हो जाए, ठीक है, कोई गलत हो जाए, कोई लॉ ब्रेक हो जाए, तो इनको इम्यूनिटी मिली हुई है कि इनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी, लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और उसके एजेंसीज की जितने भी डिप्लोमेट्स हैं, उनको भी इम्यूनिटीज मिली हुई है इस तरह की, ठीक। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 15 की, विच सेज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड। स्टेट जो है कुछ विषयों पर, कुछ सर्टेन ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है, ठीक है। गलत होगा भाई, यहाँ पे दोबारा बोलना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 15 की। आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है? इट प्रोहिबिट्स स्टेट टू डिस्क्रिमिनेट ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड। एंड व्हाट आर दोज ग्राउंड्स? स्टेट जो है इन मुद्दों पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। सिर्फ मतलब ओनली रिलीजन के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। आप चाहे किसी भी धर्म को मानते हो, आपके साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। रेस, आप किसी भी रंग रूप के हो, ब्लैक और वाइट, किसी भी तरह का कोई आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। कास्ट, ये तो मतलब इसके बारे में चर्चा जितनी कम की है उतना बढ़िया है। जाति के आधार पर आपके साथ किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। और जबकि जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन का हमारा अपना बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत लंबा इतिहास है। आज भी वो अनवरत कहीं ना कहीं चली आ रही है, ठीक है, कोई माने या ना माने, लेकिन कास्ट जाति आधारित व्यवस्था अभी भी कायम है, कहीं ना कहीं है, और आए दिन आपको अखबारों में दिखती रहती है। सेक्स, आप महिलाएं, पुरुष हैं या थर्ड जेंडर हैं, आपके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकार नहीं कर सकती, स्टेट नहीं कर सकता, ठीक है। और ना, और ऐसे नियम भी बनाने चाहिए और बनते हैं कि कोई भी नहीं कर सके। और प्लेस ऑफ बर्थ, आप हिंदुस्तान में टेरिटरी में उसकी कहीं भी जन्मे हो, आपके किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये जो सर्टेन ग्राउंड्स हैं, इन आधार पर आपके साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। ये इंश्योर किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वर्ड लिख दिया ओनली, ठीक। अब ओनली का मतलब क्या है? इन आधार पे तो नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी आधार पे कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं बाकी आधार पे। अब वो आधार क्या है? वो है आपके एक्सेप्शंस, ठीक है। वो क्या है? तो वुमेन्स के अपलिफ्टमेंट के लिए, ठीक है, एडवांसमेंट के लिए, उनके लिए आप विशेष प्रावधान सोसाइटी में कर सकते हैं। जैसे इनको वुमेन्स को, महिलाओं को 33% आरक्षण की मांग ये बहुत समय से की जा रही है। अभी तक किसी भी मुख्य पार्टी ने इनकी मांग को नहीं माना, ठीक है। लेकिन फिर भी मतलब पहले की अपेक्षा महिलाओं की भागीदारी भारतीय राजनीति में या कहीं भी किसी भी स्तर पर आप देखिए वो बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। तो उन्हें समान अधिकार दिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए रिजर्वेशन या आरक्षित सीटों का व्यवस्था की जा रही है, ठीक है, जिससे उनका अपलिफ्टमेंट हो रहा है। दूसरा, SC ST जो आपके अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोग हैं, ठीक है, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए। अब देखिए
कैसे? इंडिया 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो यहाँ था और बाकी लोग यहाँ खड़े थे और वो आगे बढ़ते चले गए। ठीक है, जो SC/ST थे वो पहले यहाँ थे, मतलब 1950 में भी उनकी जो सामाजिक भागीदारी थी या जो भी आप कह सकते हैं समाज की जो उनकी स्थिति जो थी वो काफ़ी पीछे थी। तो अगर वो यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ तो कभी नहीं पहुँचने वाले और कभी पकड़ नहीं सकते उन्हें। ये जो ऑलरेडी आगे आपसे चल रहा है तो उसके साथ आप उसको कैसे आगे लेके आएंगे? तो इनके लिए विशेष प्रावधान किए गए, इनको भी यहाँ लाकर खड़ा किया गया, मतलब इनके लिए व्यवस्था की गई जिसको आप रिजर्वेशन के फॉर्म में कहते हैं। ठीक है, मतलब प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। एक्चुअली रिजर्वेशन को अगर आप एज अ रिप्रेजेंटेशन समझते हैं तो ज़्यादा व्यापक समझ पड़ेगी। ठीक है, आप उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी सेम यही स्थिति थी। ठीक है, और अब जो रिसेंटली क्या हुआ है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी 10% रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये एक समाज के जितने भी वर्ग के लोग हैं सभी को साथ लेकर एक जगह से आगे बढ़ा जाए, ये उसकी मूल भावना है। ठीक है, इसको आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कह सकते। लगता है ये डिस्क्रिमिनेशन है लेकिन एक्चुअली में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ठीक है, ये समानता का अधिकार देने वाली बात है, क्योंकि हम बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी। समानता का अधिकार तो तब मिलेगा जब आप साथ में बैठ के खाएंगे। पहले क्या होता था भाई, इन लोगों को या इनको महिलाओं को भी उतनी आज़ादी नहीं थी जितनी कि अब है। ठीक है, तो समानता का अधिकार तो पहले नहीं था लेकिन अब मिला है, राइट टू इक्वालिटी के थ्रू मिला है, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मिला है। तो वुमेन्स की, SC/ST की, OBC की, EWS अब जो नए जुड़े हैं, ठीक है, तो इन सबको मुख्य धारा में लाने के लिए इनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल 15। डिस्क्रिमिनेशन इस बेस पे तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ इन बेसिस पे स्टेट जो है वेलफेयर के लिए डिस्क्रिमिनेट कर सकती है। ठीक, तो आप हो सकता है ये बात समझ गए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब समान अधिकारों के अवसर प्रदान करना स्टेट की जिम्मेदारी है। किसमें? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, प्राइवेट की बात नहीं हो रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को कि पब्लिक यूटिलिटीज जितनी भी हैं उनमें सभी लोगों की भागीदारी है। ठीक है, चाहे वो जनरल हो, SC/ST हो, OBC हो, EWS हो, वुमेन्स हो, उन सबको बराबर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। बराबर इन द सेंस मौका भरपूर मिलना चाहिए, प्रॉपर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 90 लोगों को जब पहले ही भर दिया, 100 सीटें निकली, 90 आपने जनरल से भर दी, 10 लोगों को लिए छोड़ दिए। ठीक है, तो अवसर प्रदान करना, बराबर अवसर प्रदान करना भी स्टेट की जिम्मेदारी है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी in public employment should be ensured by the state. That is done with the help of article number 16. तो इसलिए यहाँ पे रिजर्वेशन का प्रावधान जोड़ा गया, जो आया गया। ठीक है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन अलग चीज है, एकेडमिक रिजर्वेशन अलग चीज है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, अब सरकारी स्कूल में जो बच्चे हैं SC/ST के या OBC के या महिलाएं, गरीब महिलाएं हैं या फिर गरीब बच्चे हैं, ठीक है, उनके फीस में थोड़ी रियायत दी जाती है। ठीक, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी नहीं थी। जिनकी अच्छी है वो तो अफोर्ड कर ही लेगा, जिनकी अच्छी नहीं है तो उसको भी तो अधिकार है ना आगे बढ़ने का, अच्छे कॉलेज में जाने का, अच्छी शिक्षा ग्रहण करने का। तो उसके लिए क्या किया जाएगा? भले वो पढ़ना चाहता है तो उसकी फीस में थोड़ा सा रिबेट दे दी है या स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि महिलाओं के लिए आजकल बहुत सारे स्टेट्स जो है आपकी प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन PG तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक की शिक्षा जो मुफ्त कर रही है महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए। तो इसको आप डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं कर सकते ना, इट इज नॉट अ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, बट इट्स द अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडिंग टू देम, ठीक, अंडर राइट टू इक्वालिटी। ठीक, नेक्स्ट कम्स आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 17 क्या कहता है? अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत। ठीक है,
एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रख लीजिएगा कि अनटचेबिलिटी वर्ड जो है आपके संविधान में कहीं लिखा ही नहीं गया, ठीक है, लेकिन एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एब्सोल्यूट है। मतलब संविधान सभा में बाकी जितने भी मुद्दे आए उनमें लगभग बहस हुई, ठीक है, कई में वोटिंग भी हुई, कई मुद्दों पर वोटिंग भी हुई, लेकिन कुछ पक्ष में वोट पड़े, कुछ विपक्ष में थे। तो संविधान सभा की बहस में जब इसकी बात आई अनटचेबिलिटी की, तो लगभग आप ये मान के 99% लगभग आप ये मान के चल सकते हैं कि सर्वसम्मति से इसको खारिज कर दिया गया कि हाँ, किसी भी रूप में अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं की जाएगी, ठीक है। तो मतलब अनटचेबिलिटी एक तरीके का अभिशाप है। आप मतलब कैसे किसी इंसान से अपने आप को अलग कर सकते हैं कि भाई उसके छूने से आप अपवित्र हो जाएंगे, हाउ, मतलब कितनी मतलब प्रीति है। ये सोच के भी अगर कोई सोचेगा तो मतलब अपने आप में घृणा होने लगेगी, या कोई कर रहा होगा तो उससे घृणा हो जाएगी, ये करना नहीं चाहिए बेसिकली। तो अनटचेबिलिटी एक्ट उससे जब संविधान बना था तो द अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 था, जिसको चेंज कर दिया 1976 में, और इसको ज़्यादा ब्रॉड एस्पेक्ट दे दिया गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, जो कि चेंज हुआ 1976 में, इसको ध्यान रखिएगा। देन कम्स आर्टिकल नंबर 18। आर्टिकल नंबर 18 में क्या है, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। ये सारे जो आर्टिकल से बात करते हैं समानता के अधिकार की, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे टाइटल्स की। अब टाइटल्स कौन से हैं आपके, तो अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा हो कि भैया पहले राज बहादुर, राय बहादुर, ठीक है, महाराजा, इस तरह के टाइटल्स लोग यूज़ किया करते थे। तो एक अनड्यू प्रिविलेज, ये हेरिडेटरी जो आपके टाइटल्स आपको मिले हुए थे, ठीक, भाई आप महाराजा के बेटे हैं, आपने अपने आप को महाराजा घोषित कर दिया, आप अपने नाम के आगे महाराजा लगाने लगे, ठीक, आप में कोई स्पेशल क्वालिटी तो है नहीं, या कोई है तो बताइए, अर्न करिए आप उसे। तो इस तरह के जितने भी टाइटल थे उन सबको खत्म कर दिया भाई, क्योंकि ये एक तरीके से असमानता ला रहे थे समाज में, या आप अपने आप को ग्रीडीनेस में चले जा रहे हैं, ठीक, उस चीज़ को खत्म करने के लिए टाइटल्स को अबॉलिश कर दिया। लेकिन यहाँ पर मिलिट्री के जो टाइटल्स हैं, ठीक है, और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस के जो टाइटल्स हैं, जैसे बीटेक है, इंजीनियर है, एडवोकेट है, ठीक है, डॉक्टर है, व्हाट्सएवर, ठीक है, तो और मिलिट्री में आप कैप्टन, मेजर, एडमिरल, व्हाट्सएवर, तो ये जो टाइटल्स हैं आप अर्न करते हैं अपनी मेहनत से, ठीक है, अपनी लगन से, ये आप अर्न करते हैं, वो आपको मिले हुए थे, उनकी तो कोई मतलब नहीं है, ये आपने अर्न किए हैं, ठीक। तो मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स आप यूज कर सकते हैं, बट द टाइटल शुड बी अर्न बाय योरसेल्फ, ठीक है, ध्यान रखिएगा एक बात। और जैसे कोई सरकार हमारे यहाँ के लोगों को अगर कोई उपाधि देना चाहती है, तो उसके लिए आपको भारत सरकार का कंसर्ट लेना पड़ेगा पहले, कि साहब वो हमें ऐसे देना चाहते हैं, तो क्या हम ले सकते हैं? अगर सरकार बोलेगी तो ही आप ले पाएंगे, वरना नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो आई होप राइट टू इक्वालिटी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम राइट टू फ्रीडम, जो इसके आगे की कहानी है। थैंक यू सो मच।